नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं के पाठ 1 जो अध्याय 1 है आपका चैप्टर नंबर 1 समुच्चय एवं फलन, उसमें हम सेट थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं कि सेट थ्योरी क्या है, कैसे इसको खोजा गया, इसके ऊपर मेहनत करने वाले गणितज्ञ का क्या नाम था, किसने इसकी खोज की, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, किस प्रकार का सेट होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, गणित की किन शाखाओं में इसका उपयोग होता है, इन पर हम आज डिस्कशन करना चाहेंगे। और साथ ही साथ समुच्चय की थोड़ी परिभाषा और सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म या समुच्चयों का निरूपण कैसे किया जाता है, ये आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। तो आप सभी से निवेदन है, शांति से सुनेंगे। मैं चालू कर रहा हूँ। अध्याय 1 समुच्चय सेट्स। समुच्चय सिद्धांत की खोज। समुच्चय सिद्धांत जो है उसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम जर्मन गणितज्ञ, उसे एक जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंटर ने खोजा था। तो यहाँ लिखा है समुच्चय सिद्धांत की खोज जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंटर माने जाते हैं। ठीक है, समुच्चय सिद्धांत की खोजकर्ता का नाम जर्मन गणितज्ञ जो थे जॉर्ज केंटर, उन्होंने किया था। जॉर्ज केंटर का सबसे पहले समुच्चय सिद्धांत से कब सामना हुआ, कब उनके सामने समुच्चय की थ्योरी आई, तो इसके बारे में आता है कि जब वे जॉर्ज केंटर त्रिकोणमिति श्रेणी का अध्ययन कर रहे थे, त्रिकोणमिति श्रेणी के अध्ययन के दौरान उनका समुच्चय से सर्वप्रथम परिचय हुआ। त्रिकोणमिति सीरीज, ये आप बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। अभी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, कुछ पढ़े हुए हैं पिछले साल 10वीं में बेसिक पढ़े हैं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज आती है, उसको आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि उसमें समुच्चय सिद्धांत का कुछ उपयोग हुआ है। थर्ड है कि इसका गणित की किन किन शाखाओं में प्रयोग होता है, समुच्चय सिद्धांत का गणित की किन किन शाखाओं में प्रयोग होता है। तो हम लोग इसको एक प्रकार से बोल सकते हैं कि मॉडर्न अलजेब्रा में इसका यूज होता है। अलजेब्रा हम सभी जानते हैं, बीजगणित। तो मॉडर्न अलजेब्रा में इसका उपयोग होता है संबंधों एवं फलनों को, रिलेशन एवं फंक्शंस को जब हम पढ़ाते हैं तब। दूसरा है अनुक्रम और श्रेणी, अनुक्रम और श्रेणी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है ज्योमेट्री, ज्यामिति, ज्यामिति में भी इसका कुछ प्रयोग किया जाता है, ज्यामिति के कुछ साध्यों को स्वरूप करने के लिए। और स्टैटिस्टिक्स, प्रायिकता सिद्धांत में भी इसका हम प्रयोग करते हैं। स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत प्रायिकता सिद्धांत है, उसमें भी इसका यूज होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि समुच्चय जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है समुच्चय को, क्योंकि इसके गणित की विभिन्न शाखाओं में इसका उपयोग होता है। इसलिए हमको इसको बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए, ध्यान देना चाहिए क्या है क्या नहीं होता है। अब यहाँ पर आता हूँ मैं कि समुच्चय का संबंध हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से होता है, दैनिक जीवन में समुच्चय का क्या यूज है। जनरली हम लोग गणित में जब भी कुछ चीज़ें पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक बात आती रहती है कि इसका इस गणित का क्या उपयोग है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ें हमारे दिमाग में चलते रहती हैं। जब भी हम गणित का कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हमारे मन में पहला क्वेश्चन यही आता है कि मैं इसको क्यों पढ़ूँ, क्या ज़रूरत है, नहीं पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको बताना जरूरी समझता हूँ मैं कि अगर आपको ये पता हो कि समुच्चय को क्यों पढ़ाया जा रहा है तो हो सकता है कि आप उसे रुचि लेकर पढ़ें, इंटरेस्ट से पढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पर आता है कि समुच्चय का जो संबंध है दैनिक जीवन में विशेष प्रकार के समूह, विशेष प्रकार के झुंड, विशेष प्रकार की टीम और संग्रह इत्यादि से है, संग्रह इत्यादि से होता है। संग्रह मतलब कलेक्शन, है ना, कलेक्शन। हम किसी चीज़ का कलेक्शन कर लें, जैसे हम बोलें कि हमने तरबूज का कलेक्शन किया, अच्छे तरबूज का कलेक्शन किया, खराब तरबूज का कलेक्शन किया, कुछ फलों का कलेक्शन किया, ठीक है, कुछ खट्टी चीज़ों का कलेक्शन किया, ठीक है, कुछ मिठाइयों का कलेक्शन किया। तो ये इस प्रकार का कलेक्शन संग्रह आदि से होता है। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो दैनिक जीवन से संबंधित हैं। जैसे आपसे ये पूछा जा रहा है कि 10 से कम सम प्राकृतिक संख्याएं बताइए, तो 10 से कम सम प्राकृतिक संख्याएं, तो आप लिखेंगे 2, 4, 6, 8। 10 से छोटी होनी चाहिए, 10 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती है, 0 से चालू नहीं होती, इसलिए यहाँ पर 0 शामिल नहीं है और 10 भी शामिल नहीं है, क्योंकि 10 से कम बोला है।
तो 2 4 6 8। इसी प्रकार से हमने बोला अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर तो हमको सबको मालूम है ए, ई, आई, ओ, यू यही होते हैं। तो हम जब उसको लिखेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ए, ई, आई, ओ, यू। इसी प्रकार से हमारे पास कोई वर्ग समीकरण दिया है जो पिछले साल आप कक्षा 10वीं में पढ़े, तो x² + 7x + 12 = 0 के मूल, तो हम बोलेंगे -3 और -4 है। तो मूलों का संग्रह, ये मूलों का संग्रह -3 -4 है। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है भारत की नदियां, नदी तो बहुत सारी हैं वर्ल्ड में, लेकिन हमने किसको पूछा है, सिर्फ भारत की नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो भारत की नदियां एक स्पेशल कैटेगरी हो गई, यहाँ पर विशेष प्रकार का समूह भारत की नदियां। विशेष प्रकार की जब बातें की जाती हैं तो उपर्युक्त समूहों में से प्रत्येक समूह, ध्यान देंगे, उपर्युक्त समूह, ये 4 एग्जांपल दिए गए हैं, उपर्युक्त समूहों में से प्रत्येक समूह सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। सुपरिभाषित, यहाँ पर लिखा है वर्ड, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट, ऐसा, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेल डिफाइंड, ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेल डिफाइंड, ठीक है। तो सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह जिसको हम परिभाषित कर सकें, जैसे यहाँ पर परिभाषित किया गया 10 से कम प्राकृत संख्याएं लिखना है, 10 से कम सम प्राकृत संख्याएं लिखना है। 10 से कम प्राकृत संख्याएं बहुत सारी हो जाएंगी, 1 से लेकर 9 तक, लेकिन इसने सम प्राकृत संख्या वहां पर भी क्या कर दिया है, कुछ डिफाइन किया है बेसिक डेफिनेशन में कि सम प्राकृत संख्या बताइए, तो 2 4 6 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सुपरिभाषित, थोड़ा ध्यान देंगे, सुपरिभाषित वेल डिफाइंड वस्तुओं का संग्रह है। यहाँ हम प्रूफ के साथ कह सकते हैं, यहाँ पर जो चीजें कही जा रही हैं वो प्रूफ के साथ कही जाती हैं कि दी हुई वस्तु उस समूह का सदस्य है अथवा नहीं, उसमें प्रूफ का होना जरूरी है। उसमें जो भी चीज आप बोलेंगे वो प्रूफ के साथ होना चाहिए कि वो इस कारण से उस संग्रह में शामिल है, इस कारण से उस संग्रह में शामिल है, उस ग्रुप में शामिल है, उस समूह में शामिल है, उस संग्रह में शामिल है, टीम में शामिल है, झुंड में शामिल है। इन चीजों के लिए हम उपयोग करते हैं। अब हम आ रहे हैं आपको समुच्चय की परिभाषा के ऊपर में हाईलाइट करने के लिए कि किस प्रकार से काम होता है। थोड़ी देर पहले मैंने समुच्चय को वेल डिफाइंड क्या होता है उसके बारे में बात की थी, अभी मैं बात करने जा रहा हूँ कि वेल डिफाइंड क्या नहीं है, उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम उन समूहों के बारे में विचार करते हैं जिसके सदस्य ना, जिसके सदस्य या अवयव स्पष्ट अथवा प्रमाणपूर्वक, थोड़ा ध्यान देंगे, प्रमाणपूर्वक, प्रूफ के साथ नहीं, प्रमाणपूर्वक अपनी सदस्यता परिभाषित नहीं कर पाते। फिर से समझिएगा, उन समूहों के बारे में विचार कर रहे हैं जिसके सदस्य स्पष्ट रूप से अथवा प्रमाणपूर्वक अपनी सदस्यता परिभाषित नहीं कर पाते। जैसे भारत के समस्त बड़े नगर, भारत के समस्त बड़े नगर, हमने बोल दिया भारत के समस्त बड़े नगरों का संग्रह बनाइए। तो मान लीजिए मुकेश कुछ बना रहा है, प्रवीण कुछ बना रहा है, रोहन कुछ बना रहा है, सबका क्राइटेरिया अलग अलग होगा। कोई चेन्नई लिख देगा, कोई मुंबई लिख देगा, कोई कलकत्ता लिख देगा, इस प्रकार की चीजें तो सब अलग अलग प्रकार से आएंगी, पर्टिकुलर फिक्स्ड नहीं है ना। कोई रायपुर लिख देगा, कोई भोपाल लिख देगा, कोई नागपुर लिख देगा। तो समस्त बड़े नगर, हमने बात की है भारत के समस्त बड़े नगर, तो बड़े नगर तो बहुत सारे हैं और उसका क्राइटेरिया क्या होगा कि कौन कौन से बड़े नगरों को शामिल करना है, कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, इस प्रकार के चीजों के बारे में वहां पर डिटेल्स नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है उसका प्रमाण पूर्वक हम उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, प्रमाण पूर्वक हम उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से हमने दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, विश्व की 5 प्रमुख नदियां, पूरे वर्ल्ड की 5 प्रमुख नदियों के बारे में बताना है, भारत की नहीं, पूरे 5, विश्व की 5 प्रमुख नदियां। तो वो कोई सी भी हो सकती है 5 नदियां, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो उसके लिए हम कैसे पता करें कि कौन सी 5 नदियों को आप मान रहे हो कि सर यही इसमें शामिल होगा इस ग्रुप में, ये डेफिनेट नहीं है। तो जहां पर मुख्य रूप से सुपरिभाषित ना हो, वेल डिफाइंड ना हो, डिफाइंड है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड है लेकिन वेल डिफाइंड
नहीं है। तो ये क्या वेल डिफाइंड होता है और क्या डिफाइंड है, इसके बारे में डिफरेंस आपको आना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से विश्व के 5 प्रमुख वैज्ञानिक कौन कौन से हो सकते हैं? क्या गणित के होंगे, कि भौतिक शास्त्र के होंगे, कि जीव विज्ञान के होंगे, कि अर्थशास्त्र के होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये हम नहीं बता सकते, स्पष्ट रूप से यहाँ पर जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है। गणित की अच्छी पुस्तकें, अब किसको अच्छी पुस्तकें बोलेंगे? हम नहीं जानते भाई किसको अच्छी पुस्तकें बोलेंगे। कई राइटर्स अच्छे होते हैं, राइटर्स का पैमाना क्या है, उस आधार पर हम अच्छी पुस्तकों का सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर भी ये परिभाषा सुपरिभाषित नहीं है, परिभाषित है लेकिन सुपरिभाषित नहीं है। विश्व की सुंदर लड़कियों का समूह, अब विश्व की सुंदर लड़कियों का समूह, तो हम किसको सुंदर बोल रहे हैं? सुंदरता की परिभाषा क्या है, किस प्रकार की डेफिनेशन है? तो यहाँ पर भी ये स्पष्ट नहीं है। तो उपर्युक्त उदाहरणों में प्रत्येक व्यक्ति का अभिमत भिन्न भिन्न हो सकता है, कोई किसी को बताएगा, कोई किसी को बताएगा। यह किसी मानक परिणाम पर आधारित नहीं है, स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, मानक परिणाम पर आधारित नहीं है। दूसरे शब्दों में, अब आ रहा हूं दूसरे शब्दों में, उपर्युक्त कथन सुपरिभाषित नहीं है। ये सभी के सभी कथन सुपरिभाषित नहीं है, परिभाषित है, सुपरिभाषित नहीं है। इसी प्रकार अब मैं आ रहा हूं कि समुच्चय का डेफिनेशन क्या है। समुच्चय विशेष गुण वाली वस्तुओं का संग्रह है। ये समुच्चय जो होता है, सेट जो होता है, वो एक कलेक्शन है विशेष गुण वाली, स्पेशल प्रॉपर्टीज हो जिनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज हो, उन ऑब्जेक्ट्स का ये क्या होता है? कलेक्शन है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, या दूसरे शब्दों में वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, बार बार संग्रह शब्द आ रहा है, संग्रह मतलब कलेक्शन, तो वस्तुओं के वेल डिफाइंड कलेक्शन को समुच्चय कहते हैं। अब ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह से हमारा अभिप्राय है कि यदि हमें कोई वस्तु दी जाए तब हम निश्चित रूप से निर्णय ले सकें कि प्रदत्त वस्तु संग्रह से संबंधित है अथवा नहीं। फिर से एक बार बोल रहा हूं, ध्यान समझिएगा। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह, जब हम लोग पढ़ते थे हमारे समय में, तो जब हमारे टीचर्स लोग पढ़ाते थे क्लासेस में या स्कूल में आते थे, तो सेट थ्योरी जब चालू होता था तो हम लोग के समझ में नहीं आता था कि क्या बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है। टीचर बहुत मेहनत करते थे हमको समझाने की, बहुत सारी कोशिशें होती थी। हम भी ऐसे ही आपके जैसे ऐसे ही बैठे रहते थे और ऊपर से हमारे निकल जाता था ये वेल डिफाइंड क्या होता है, डिफाइंड क्या होता है, नॉट डिफाइंड क्या होता है। तो हम बार बार इस पर डिस्कशन कर रहे हैं आपके सामने में, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि आप एक बार अगर मिस कर गए परिभाषा को, फिर आप उसको समझने में प्रॉब्लम करेंगे, बार बार आपको समझ में आने में दिक्कतें होंगी। तो थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। फिर से बोल रहा हूं, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह से हमारा तात्पर्य यह है कि यदि हमें कोई वस्तु दी जाए तब हम निश्चित रूप से निर्णय ले सकें कि प्रदत्त वस्तु संग्रह से संबंधित है या नहीं। ठीक है, अब हम बता रहे हैं कि समुच्चय में लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका क्या होगा। ये एक प्रकार का एक मॉडर्न अलजेब्रा है, तो इसकी लैंग्वेज अलग है। हमको लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि इसमें किस प्रकार से लिखा जाता है, इसके लिखने का तरीका अलग है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मैथमेटिक्स का एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही प्रकार की लैंग्वेज यूज होती है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन मैथमेटिक्स में यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही प्रकार से बोला जाता है। तो यहाँ पर सेट थ्योरी के लिए कुछ संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, कुछ संकेत के रूप में बात करते हैं हम लोग, और हमेशा इसमें किस प्रकार से लिखा जाता है इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी इत्यादि से निरूपित किया जाता है। इत्यादि के द्वारा निरूपित करते हैं। समुच्चय को बड़े अक्षरों से निरूपित कर जाता है तथा उसके जो अवयव होंगे, उसे अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों, अंग्रेजी वर्णमाला के
छोटे अक्षरों ABC इत्यादि के द्वारा निरूपित किया जाता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, समुच्चय को यानी कलेक्शन को, सेट ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन जो है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और उसके अंदर के जो अवयव हैं उसको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। यदि कोई अवयव, अब ध्यान सुनेंगे, यदि कोई अवयव x समुच्चय A का सदस्य है, यदि कोई अवयव x समुच्चय A का सदस्य है या अवयव है, ठीक है, तब संकेतानुसार हम इसे x, इसको यहाँ पर ई टाइप का बना हुआ है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन या बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं इसको, बिलोंग्स टू, इस प्रकार का साइन होता है, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं इसको, बिलोंग्स टू। तो यहाँ पर पढ़ेंगे इसको, तब संकेतानुसार सेट थ्योरी में ऐसे पढ़ना है, x बिलोंग्स टू A के द्वारा निरूपित करते हैं, जिसे हम x समुच्चय A का सदस्य है बोलकर पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू A का मतलब कि x जो है वो समुच्चय A का सदस्य है, ऐसा पढ़ा जाता है। इसी प्रकार से यदि अवयव x समुच्चय A का अवयव नहीं है, यदि अवयव x समुच्चय A का अवयव नहीं है, तब संकेतानुसार या प्रतीकानुसार हम उसे कैसे पढ़ेंगे, x, इसको पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग। अगर मैं इसको काट दूं, ऐसे बनाने के बाद इसको काट दूं, तो इसको हम बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू, x डज नॉट बिलोंग टू A द्वारा निरूपित करते हैं। अंग्रेजी में बोलना आसान रहता है, आप लोग अंग्रेजी में बोलना सीखिएगा, x बिलोंग्स टू A। वैसे तो हम बोलते हैं x संबंधित है A से, x संबंधित नहीं है A से। हिंदी में बोलना है तो x संबंधित है A से, x संबंधित नहीं है A से, ऐसा बोला जाता है। लेकिन अंग्रेजी में बोलते हैं तो x बिलोंग्स टू A, x डज नॉट बिलोंग्स टू A के द्वारा निरूपित करते हैं, जिसे हम x समुच्चय A का सदस्य नहीं है बोलकर पढ़ते हैं। अब आ रहे हैं हम दूसरे एग्जांपल पर। यदि हमारे पास दो अवयव हैं, यदि x और y समुच्चय A के अवयव हैं, अब दो अवयव की बात हो रही है, अभी तक हम सिंगल अवयव लिए थे एक, अब यहाँ पर बोल रहा है x और y दो अवयव हैं, तब इसे प्रतीकानुसार इस प्रकार से लिखेंगे, x y बिलोंग्स टू A। इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, x y बिलोंग्स टू A के रूप में व्यक्त करते हैं।